कक्षा 12 वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, जिसमें हम व्यवस्था तंत्र की रचना के ढांचे देख रहे थे, उसके प्रकार देख रहे थे। तो जिसमें हमने पहला रेखीय व्यवस्था तंत्र उसके बारे में समझा था। आज हम दूसरी जो रचना है, ढांचा है, कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र, उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले अर्थ, कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र का अर्थ समझाया गया है। तो जिसमें सबसे पहली एक मुख्य बात ये लिखी गई है कि जो रेखीय व्यवस्था तंत्र है उसमें कार्य के जगह विभाग को अधिक महत्व दिया जाता है, कार्य को महत्व नहीं दिया जाता है। तो ये उसकी, मैंने आपको बताया था कि ये उसकी एक मुख्य मर्यादा थी। तो जिसलिए उस मर्यादा को दूर करने के लिए कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र की रचना की गई है। रेखीय व्यवस्था तंत्र में विशिष्टीकरण का अभाव देखने को मिलता है। विशिष्टीकरण का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति जिस भी काम में निपुण होते हैं, उनको जो भी काम अच्छे से आता है, तो वो काम उनको न सौंप करके बस एक अलग विभाग बना दो और उसके अंदर उनकी नियुक्ति कर दो, भले उन्हें काम आता हो कि ना आता हो। लेकिन कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र में इस विशिष्टीकरण को ध्यान में लिया जाता है। व्यक्तियों के, कर्मचारियों के, अधिकारियों के गुणों को ध्यान में लिया जाता है कि वो कौन सा काम अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र रेखीय व्यवस्था तंत्र से ज़्यादा अच्छा होता है। रेखीय व्यवस्था तंत्र के अनुसार इकाई के एक विभाग के अधिकारी और कर्मचारी को अनेक कार्य करने पड़ते हैं, चाहे भले वो उन्हें काम आता हो कि ना आता हो। और जाहिर सी बात है कि जो अधिकारी हैं उसे क्रय विभाग, विज्ञापन विभाग, विक्रय विभाग, उत्पादन विभाग, अगर सारे विभाग उसके अंदर आ जाते हैं, वो सारे कार्य उसको करने पड़ते हैं, तो वो सब चीज़ों में निपुण नहीं होगा, सारी बातें उससे नहीं आती होगी। तो इसलिए कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र में जो भी व्यक्ति है उसे जो भी कार्य आता है उसे वही कार्य सौंपा जाता है। तो यहाँ पर ये एक अच्छी बात देखने को मिलती है कि जो कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र है, इसमें जो भी रचना की जाती है उसमें विशिष्ट ज्ञान वाले विशेषज्ञ व्यक्तियों को इकाइयों में नियुक्त किया जाता है। अब उसकी रचना समझते हैं कि किस प्रकार से रचना की जाती है। तो कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण, इन दो चीज़ों को स्थान, इनका महत्व का स्थान दिया जाता है, जिससे अधिकार और दायित्व कार्य के अनुसार ही सौंपे जाते हैं। जिसका जिस प्रकार का कार्य होगा उसे उस प्रकार से अधिकार और दायित्व सौंपे जाते हैं। साथ में प्रत्येक कार्य करने के लिए अलग अलग विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं, जिससे वो सिर्फ सलाह नहीं देंगे, सिर्फ देखरेख नहीं करेंगे, लेकिन उस कार्य संबंधित संपूर्ण जवाबदारी, संपूर्ण दायित्व उन अधिकारियों का होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे लिखा है कि जो क्रय अधिकारी होगा, कि जो खरीदी, संपूर्ण रूप से खरीदी इकाई का करता होगा, तो क्रय संबंधित जो भी उत्तरदायित्व होंगे वो सबके सब क्रय अधिकारी के होते हैं। चार्ट देखते हैं हम। तो कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र की जो रचना की गई है उसमें सबसे पहले मुख्य अधिकारी बताया गया है, यानी कि मुख्य अधिकारी के पास संपूर्ण अधिकार होते हैं। मुख्य अधिकारी दो विभाग करता है, प्रबंध विभाग, कारखाना विभाग। दोनों विभाग के अंतर्गत अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। प्रबंध विभाग में सूचना अधिकारी आ जाएंगे, अनुशासन अधिकारी आ जाएंगे, हिसाब अधिकारी आ जाएंगे और मार्गदर्शन अधिकारी आ जाते हैं। और कारखाना विभाग में समूह अधिकारी, गति अधिकारी, गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी और मरम्मत कार्य इंजीनियर, इनका समावेश होता है। एक बात याद रखने जैसी है कि जो भी अधिकारी हैं उनके अंडर में, यानी कि उनके नीचे जो काम करने वाले कर्मचारी और श्रमिक हैं, तो यहाँ पे आप ये एरो देख रहे हैं कि जो प्रबंध विभाग के अधिकारी हैं वो कर्मचारियों से भी काम करवा सकते हैं और श्रमिकों से भी काम करवा सकते हैं। उसी प्रकार से जो कारखाना विभाग के अधिकारी अलग अलग दिए गए हैं वो कर्मचारियों से भी काम अपने हिसाब से करवा सकते हैं और श्रमिकों से भी काम करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इनके अंडर में श्रमिक आएंगे तो सिर्फ श्रमिक ही काम करेंगे। अगर इनका कोई कार्य कर्मचारियों को आता है तो वो इनसे भी कार्य करवा सकते हैं, और प्रबंध विभाग के जो अधिकारी अलग अलग हैं वो श्रमिकों से भी काम करवा सकते हैं अपने हिसाब से।
तो यहाँ पे ये एक महत्व की बात देखने को मिलती है कि जो मुख्य अधिकारी हैं वो अधिकार अपने पास रखते हैं, उसका विभाजन करके दो विभाग बनाते हैं, प्रबंध विभाग, कारखाना विभाग। वो दोनों विभागों में अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है जो अपने हिसाब से कर्मचारियों और श्रमिकों से काम करवाते हैं। तो यहाँ पे कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र में एक ये बात महत्वपूर्ण होती है कि यहाँ पे जब भी कार्य के अनुसार विभाग किया जाता है, अधिकारियों का नियुक्ति की जाती है, तो उसमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं कोई कार्य छूट तो नहीं गया है, कहीं कोई कार्य दोहराया तो नहीं गया है। तो इन बातों का यहाँ पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार ये कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र है जहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के जिन इकाइयों में कार्य करने की आवश्यकता होती है, बहुत से प्रकार के कार्य होते हैं, तो वहाँ पे ये कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र उपयोगी होता है। तो आज हमने ये कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र के बारे में समझा। अगला आपका टॉपिक रहेगा औपचारिक व्यवस्था तंत्र और अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र, उसे अगले वीडियो में हम समझेंगे।